नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। नमस्कार। गुड इवनिंग। सबसे पहले बताएं, हाउस द जोश, कैसी एनर्जी, आज तैयार हैं आज के लिए, आज की क्लास के लिए। स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज एनसीईआरटी फंडामेंटल्स पे हम बात करने जा रहे हैं कि एनसीईआरटी फंडामेंटल्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और कैसे आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, सभी दोस्त मुझे मैसेज करके बताएं, यस सर वॉइस बिल्कुल क्लियर है और हम तैयार हैं आज के सेशन के लिए। और आज के सेशन में बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिगिनर हैं और आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या चीजें तैयार करनी है और कैसे हमें अपना बेस्ट आउटपुट निकालना होता है। ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सभी हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चीजें जो है वो काफी अच्छे से हम लोग आगे लेके चलते हैं। इससे पहले एनसीईआरटी की क्लासेस मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी से शॉर्टर नोट्स कैसे बनाते हैं। पिछली क्लास आप सभी ने देख ली, मुझे सबसे पहले बताएं। और सबसे पहले मुझे ये बताएं किन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिल पाता। बहुत अच्छी उनकी क्लासेस, एक श्रृंखला जो है पूरी तरीके से उनसे मिस हो जाती है। और आज की क्लास कई मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 15 पेज की एक चैप्टर को एक पेज में कैसे लेकर आया जा सकता है, क्वेश्चन कैसे डेवलप किए जाते हैं और एनसीईआरटी आपका फंडामेंटल कैसे जो है प्रिपेयर करता है, एनसीईआरटी के अंदर जो है वो बीटीएल कैसे तैयार किया जाता है। अब आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि एनसीईआरटी फंडामेंटल्स आफ्टर 12th कैसे सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है और 12वीं के बाद हम आईएएस के बारे में क्या सोच सकते हैं। अगर बिगिनर हैं तो क्या हमारे पास वो करियर ऑप्शन के रूप में मौजूद है या नहीं। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज हम बहुत अच्छे से जो है इसको तैयार करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू कर देते हैं इसको। क्लियर है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। और चलिए सबसे पहले हम सभी से बात कर लेते हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं, सक्सेस बैच के बारे में सभी को जानकारी है। तो जिन्होंने जीएस प्रीलिम्स का मेंस, यानी कि वो शुरू हो रहा है आपका 27 तारीख से दिन में 1:30 बजे उजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर वो क्लासेस शुरू हो रही हैं। वो जिसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी 2 मार्च से बैच है वो मात्र 999 रुपए में उपलब्ध है। ये ग्रेटेस्ट ऑफर है। जो 6000 का बैच है वो मात्र 999 में उपलब्ध है। आपके लिए जबरदस्त डिस्काउंट अगर आप इन दोनों को मिला दे, इसीलिए इसका नाम हमने रखा सक्सेस। एनसीईआरटी आपकी अवधारणाओं, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा इनरिच करता है, बहुत अच्छा करके चलता है। और वहीं दूसरी तरफ जो बाकी चीजें होती हैं वो उसी हिसाब से काम करती हैं जब आप प्री कम मेंस के साथ जाएंगे। तो 27 तारीख से आप सभी का आमंत्रण है। शुरुआत की 2 क्लासेस सभी के लिए निःशुल्क होंगी, जिसमें मैं सबसे पहले एक आईएएस ऑफिसर की स्टोरी के साथ अपने आप को नरेट करूंगा और बताऊंगा कि साल का टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे आप उस दिए गए टाइम टेबल को अगर फॉलो करते हैं तो आप सक्सेस की तरफ जाते हैं। ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो अब आप तैयार हो जाइए दोस्तों, कैसे हमें तैयारी करनी और कैसे हमें इसके साथ चलना है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो दिन में 1:30 बजे से क्लास है। 27 फरवरी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फाउंडेशन बैच में। जो लोग अभी नहीं जुड़े वो उसके साथ जुड़ सकते हैं, या दिया गया जो फॉर्म है उस फॉर्म को भी वो भर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आगे। राइट, जब हम बिगिनर की बात करते हैं दोस्तों तो हमारे सामने बहुत से विकल्प होते हैं। राइट, बहुत से विकल्प होते हैं जिन विकल्पों के बारे में हम बात करते हैं। यानी आफ्टर 12th का हमारा जो सेक्शन होता है वो हमारा इस तरह से हमारे सामने आ जाता है। तो करियर ऑप्शंस में हम बहुत ही एक हमारा होता है एक ऑर्थोडॉक्स करियर। आफ्टर 12th अगर हम बात करें यूपी, बिहार, उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं वहां पर करियर ऑप्शन के रूप में हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो इंजीनियरिंग एक पॉपुलर हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, मेडिकल, होटल मैनेजमेंट या डीयू में एडमिशन लेना, सीयूईटी, और जो है वो करंट जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। तो ये बहुत से ऑप्शंस होते हैं जो हमारे सामने एग्जैक्टली होते हैं।
अगर आप भी अगर 12th में रहे होंगे या अभी 12th में हैं, तो आपने देखा होगा आपके सामने यही करियर ऑप्शंस बार बार आते हैं 12th के बाद। ये जिसे हम लोग परंपरागत जो है वो वैकल्पिक करियर के नाम से जानते हैं। हर परिवार में होता है, या तो वो मेडिकल लाइन में चला जाएगा, या वो जो है वो इंजीनियरिंग लाइन में चला जाएगा, या उसको बोल दिया जाएगा ग्रेजुएशन के लिए चले जाओ, या कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए चले जाओ, होटल मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्सेज के लिए आप चले जाओ। तो ये चीज हर परिवार की कहानी घर घर की है बेसिकली। लेकिन पिछले कुछ समय से यूपीएससी में बहुत बदलाव आ रहा है। यूपीएससी जो है वो एक बहुत ही एक तरह से कहते हैं यंग ब्रेन ढूंढ रहा है, जो है इसके माध्यम से वो नए नए तरीके लेकर आ रहा है, और सर्विस में जो उनकी योग्यता उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है, उस तरह की ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बहुत पिछले कुछ समय से जो पढ़े लिखे परिवार हैं जहां पर जागरूकता पहले आती है, एक नया ट्रेंड देखने को मिला। वो ट्रेंड ये देखने को मिला है कि पहले अगर कुछ समय पहले की बात करें तो हार्डली 2 लाख 2.5 लाख बच्चे जो है यूपीएससी की तैयारी किया करते थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ऐसा समय आया कि इसकी जो संख्या है 8 लाख, फिर 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख लोग फॉर्म भरने लगे और बहुत बड़ी मात्रा में जाने लगे। खासतौर पे अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कोविड के दौरान जिस तरह से प्रशासन ने बेहतरीन काम किया, कोविड मैनेजमेंट का काम किया, अगर आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लाखों लोगों की जिंदगियां, जो वैक्सीन का प्रोग्राम चला, शासन प्रशासन ने लोगों को घरों से निकलने से रोका, उस तरह से हमारे यहाँ उतनी तेज कोरोना की लहर नहीं स्प्रेड कर पाई। अगर वो स्प्रेड कर जाती तो भारत में जो है मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता। तो सरकार के प्रयासों और सबसे बड़ी बात प्रशासन के प्रयासों से, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके प्रयासों, चाहे वो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, यानी वो जो आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी या उनके अंतर्गत जो महातहत हैं, उनके माध्यम से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम हुआ और भारत ने लाखों मौतों को रोक लिया। आपने भी ये पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो पिछले कुछ समय से जिस तरह से ये भी देखा गया कि बहुत अच्छी जो प्राइवेट जॉब्स हैं वो डाउन हुई और तमाम तरह की, तो एक आकर्षण जो था इसका और ज्यादा पावरफुल हुआ। और सिर्फ ये नहीं कि नौकरी की सुरक्षा है, ये देखा गया कि जो इनोवेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है, तमाम तरह के मैनेजमेंट्स हैं, उसमें जो ये ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब वो जो कहते हैं कि वो एक लाल फीता शाही बाबू पेट निकाल के बैठा हुआ है, काम रोका, इससे कहीं अलग एक नई इमेज बनी। बहुत ही त्वरित रूप से काम करना, बहुत ही सेवाएं प्रदान करना, लोगों की सुरक्षा और राशन पहुंचाना, धन पहुंचाना, तो ये सारी चीजों में जो एक नया इमेज बनकर आया। अभी आपने देखा जैसे भारत का नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो मैनेजमेंट जो हमारी आर्मी है या उसका हिस्सा है, तो वो आपने जाके देखा कि तुर्की में कितना त्वरित रूप से अभी देश दुनिया के लोग सोच रहे थे और 24 घंटे के अंदर भारत का जहाज ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत लॉन्च हो गया और वहां पर एक हमारी गजब इमेज बनी है, जबरदस्त ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत हम पूरी दुनिया में छा गए। पूरी दुनिया हमारी प्रशंसा कर रही है कि जिस रूप में हम जो वहां जाकर हमने काम किया। तो एक ये सेवा जो है अपॉर्चुनिटी बहुत देती है बियॉन्ड द हॉराइजन। उसमें आपने देखा कि डॉक्टर भी थी, मेजर भी थे और तमाम तरह के लोग, इंजीनियर भी थे, तमाम तरह के लोग थे जो उसके पार्ट में थे। तो यानी जो ये लोक सेवाएं होती हैं ये बहुत बड़े होराइजन पे हमें काम करने की ताकत देती हैं, हमें परिवर्तन लाने की ताकत देती है। अगर आज तुर्की भारत को एक अलग नजर से देख रहा है या पूरी दुनिया का मीडिया भारत को एक मानवता के रक्षक के रूप में देख रहा है, तो वो असली जो इसका श्रेय जाता है वो हमारे जो एनडीआरएफ के जो लोग हैं, जो हमारे जो जवान गए वहां पर, जो हमारे लोग गए वहां पर, उन्होंने अपने आप को तकलीफ में डालकर, मुश्किलों में डालकर वहां जिस तरह से लोगों की मदद की, वो एक बहुत ही काबिले तारीफ हमारा जो है इनिशिएटिव रहा। तो अब ये जो देखने की चीज है वो ये है कि अभी जो लोक सेवाएं हैं, जो पब्लिक सर्विसेज है, वो एक नया डायमेंशन ले रही है, वो त्वरित है, वो फास्ट है, वो परिवर्तन कर रहा है। तो अगर उन सभी के लिए जो इन परंपरागत चीजों से आगे हटकर कुछ और भी सोच रहे हैं, ये इसके साथ साथ भी सोचा जा सकता है, तो वो लोग जो चाहते हैं कि समाज में मेरा जो है वो परिवर्तन में मेरा भी हिस्सा हो, मैं भी जो है कुछ कर सकूं, या मैं बदलाव का हिस्सा बन सकूं, या मेरे अंदर है कि मैं परिवर्तन लेकर आ सकूं, कुछ जो है चेंज कर सकूं। अगर आप किसी गरीब बच्चे को कूड़ा बीनते हुए देखते हो और आपके मन में ये है कि इस बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो एक होता है ओहो इस बच्चे को एजुकेशन मिलनी, बेचारा गरीब है, और एक मन ऐसा होता है जिसके अंदर व्यक्तित्व ऐसा होता है कि नहीं, मैं पहुंचूंगा प्रशासन में, मैं जो है अपनी इस चाहत को जमीन पर लेकर आऊंगा, तो यानी परिवर्तन मैं करके रहूंगा। एक किसी आपने ठंड में किसी गरीब को फुटपाथ पे जो है वो सिकुड़ते हुए देखा है, ठिठुरते हुए देखा है, तो आपके मन में होगा कि इसको भी रैन बसेरा मिलना चाहिए, इसके सर पे भी छत होनी चाहिए, ये मैं काम करके दिखाऊंगा। तो ये जो परिवर्तन की चाह है वो सभी जितने भी हमारे नौजवान जो हैं, लड़के लड़कियां जितने भी हैं, अगर उनके मन में आपको ये लग रहा है कि उनके अंदर एक परिवर्तन की चाह है, उनके अंदर एक बदलाव की चाह है, वो सिर्फ चच्चा नहीं करते कि बेचारे हैं या ये दया नहीं दिखाते, वो उनके अंदर एक है कि मैं इस परिस्थिति को बदल के दिखा दूंगा,
मैं इस परिस्थिति में बदलाव ला सकता हूं। तो वो एक जो है विकल्प के रूप में यूपीएससी को भी, आईएएस को भी पैरेलल जो है समझ सकते हैं। यानी इस करियर के साथ साथ आईएएस का भी जो है पढ़ाई चल सकती है आफ्टर 12। बस उनको सिंपल सा एक डिसिप्लिन, अनुशासन और अपने जो लक्ष्य है, अपने जो मकसद है, उसके साथ उनको हमेशा एक जुड़ाव महसूस करना पड़ेगा, एक लगाव महसूस करना पड़ेगा। यानी अगर जब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एक पहले परंपरा होगी भाई पहले ग्रेजुएशन कर लो फिर आईएएस वाईएएस के बारे में सोचना। लेकिन जिस तरह से कंपटीशन का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह से मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, उस तरह से एक चीज समझ में आ रही है, और वो ये समझ में आ रही है कि अब अगर हमने जल्दी तैयारी नहीं शुरू की तो आगे कंपटीशन में हमें अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा। और ये देखा जा रहा है कि जो भी कम उम्र में तैयारी कर रहे हैं या सेलेक्ट हुए हैं, या भारत में आपने देखा होगा उनकी फोटोज आप लगाते हो, आप उनके बारे में बात करते हो, तो उसमें बार बार जिन लोगों का नाम आ रहा है कि भाई ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली जो है वो बहुत कम उम्र में अपना दिमाग लगा लेते हैं कि मुझे भारतीय सिविल सेवा का हिस्सा बनना है, पुलिस सेवा का हिस्सा बनना है, और वो उस पर लग जाते हैं। तो आपको यहां पर पैरेलली, जैसे मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो आप पैरेलली जो है वो सिविल सेवा के बारे में सोच सकते हैं और आफ्टर 12th ही इसकी तैयारी में लग जाएंगे। और आज की डेट में बहुत से ऐसे जागरूक माता पिता हैं जिनका फोन आता है मेरे पास कि हम अपने बच्चे को अभी से तैयारी में लगाना चाहते हैं ताकि वो ग्रेजुएशन खत्म होते होते बहुत ही अच्छे तरीके से इस सेवा का हिस्सा बन सके। राइट, तो कारण ये है कि यहां पर जो है यूपीएससी में आपसे कोई ग्रेजुएशन के मिनिमम मार्क्स नहीं मांगता है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। और जो इसकी किताबें हैं एनसीईआरटी, एनआईओएस, ये सब आसानी से उपलब्ध हैं, बस आपको अपना ध्यान लगाना होगा। और अगर आपके अंदर प्रशासनिक अभियोग्यता, आप पूछेंगे मेरे अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए आफ्टर 12th, तो मैं उसका जवाब दूंगा कि वो कौन सी चीज, क्या मैं बहुत पढ़ाकू हूं, क्या मैं बहुत अमीर हूं, या मैं बहुत ही गोल्ड मेडलिस्ट हूं, या बहुत टॉपर हूं, तभी मैं आईएएस की तैयारी कर सकता हूं? नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा इन सब में आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आपको चाहिए। आप अमीर घर के हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप जो है बहुत ज्यादा कोई चीज चाह रहे हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, आप बहुत गोल्ड मेडलिस्ट हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो सर मुझे क्या वो एक ऐसी चीज चाहिए जिसके बारे में मैं ये तय कर सकूं कि मुझे यूपीएससी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप में से कितने लोग का ये सवाल है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो अगर मेरे अंदर होगी तो उसी के हिसाब से मुझे यूपीएससी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं हिंदी माध्यम से हूं, इंग्लिश माध्यम से हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, प्रिविलेज हूं, नॉन प्रिविलेज हूं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप में से मुझे बताइए ये कितने लोगों का सवाल है कि सर मेरे अंदर वो कौन सा ऐसा गुण होना चाहिए, एक एसेंशियल गुण, जिसकी वजह से मैं ये तय कर सकूं कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कितने लोग का मुझे चैट बॉक्स में बताएं। सभी लोग? कितने लोग का कि वो एक ऐसी चीज जिसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा? सभी लोग? हाँ जी, किसी ने कहा बदलाव। बदलाव की क्या परिभाषा है? थोड़ा धैर्य से जवाब दो। कितने लोग, मुझे सबका चाहिए, कितने लोगों को लगता है कौन सी वो एक चीज, ओनली वन थिंग? वो आपकी भाषा नहीं, आपका पैसा नहीं, आपका गोल्ड मेडलिस्ट होना। आप कहते हैं कि साहब मैं तो सेकंड डिविजनर हूं, मैं कैसे जो है आईएएस के बारे में सोच सकता हूं? फलाने ने कहा कि वो आईएएस में टॉपर ही क्यों लाते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक चीज क्या हो सकती है? चलिए और लोग मुझे बताइए, कमान, और लोग जानना चाहते हैं, हाँ या ना? किसी ने लिखा पॉजिटिव अप्रोच, किसी ने लिखा अवेयरनेस, किसी ने लिखा लोगों की मदद करने की इच्छा शक्ति, किसी ने कहा, कई बार मैंने कहा एजेंट ऑफ चेंज। ये सारे नाम आपने लिए। कितने लोग जानना चाहते हैं वो एक चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए, जहां आप तय कर सकें कि मैं आईएएस या आईपीएस बनने के योग्य हूं, मुझे इस सर्विस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और आप लोग, जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, अभी सिखाऊंगा, तो आप मुझे बताइएगा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये गुण वो पाते हैं या वो सीखना चाहते हैं। रेडी? हाँ जी, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, इसके बारे में बताता हूं।
वो एक चीज क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रशासनिक अभियोग्यता। अभियोग्यता, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। वो एक चीज जो वो एक्चुअली में देखते हैं, इस पूरा जो प्री मेंस इंटरव्यू में ये जो सारा काम होता है, ये बेसिकली क्या चीज चेक करते हैं, जरा इसको ध्यान से देखो। प्रशासनिक अभियोग्यता, बहुत ध्यान से इसको समझना। प्रशासनिक अभियोग्यता, अगर आज इसको आप समझ गए तो आज आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे वही करना चाहिए। मैं मेडिकल कर रहा हूं, मुझे वही करना चाहिए। या मेरे अंदर प्रशासन की कोई चीज, उसके बारे में बात करता हूं। प्रशासनिक अभियोग्यता, प्रशासन वर्ड, यहां दो शब्द हैं, प्रशासन और अभियोग्यता, राइट। तो चलिए जरा समझते हैं प्रशासन। प्रशासन जो होता है वो एक ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है, एक अंग। जैसे अगर मेरा हाथ है तो इस पेन को पकड़ने का काम कौन कर रही है? उंगलियां कर रही हैं, हाथ कर रहा है, इसको बल मिल रहा है, मैं इसके माध्यम से राइटिंग कर रहा हूं। मेरा दिमाग जो है वो क्या है? शासन है। मेरा दिमाग सोच रहा है कि मुझे लिखना चाहिए, या मुझे इस कुर्सी को उठाना चाहिए, या सामने पानी का गिलास है वो मुझे उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग मुझसे कह रहा है मुझे प्यास लगी है, तो मुझे ये ग्लास उठाना चाहिए। लेकिन इस ग्लास को उठाने का काम कौन करेगा? और वो काम करेगा मेरा हाथ। हाथ जाएगा, उसको सही तरीके से ग्रिप करेगा, उसका अंदाजा लगा, हो सकता है कोई भारी जग हो मेरे हाथ से ना उठ रहा हो, तो वो अपनी शक्ति का आकलन करते उसको क्या करेगा? उठाएगा, और उसको मुंह तक लेकर आएगा। कहां तक? कान में भी नहीं डालेगा। ऐसा नहीं कि ग्लास उठाया और कान में डाल लिया, सारा पता चला बहरे हो जाओगे। कहां पर? कौन सा अंग? वो क्या होगा? मुंह। तो उससे क्या होगा? वो पानी हमारे जो है शरीर के अंदर जाएगा और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। यानी ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर, मेरे हाथ को आदेश मिला, कहां मैंने आंखों से देखा, कहां मेरा पानी उपलब्ध है, कितना है, उठाया, ठीक है, और जहां उसको पहुंचाना चाहिए वहां उसको पहुंचाया, तो मेरा टास्क पूरा हो गया। अब भारत सरकार चाहती है कि भारत की आर्थिक प्रगति हो, भारत में इनोवेशन हो, भारत में गरीबी दूर हो, लोगों को जो है वो हर घर, महिलाओं को चूल्हा ना फूकना पड़े, वहां पर उनको जो है स्वच्छ ईंधन मिले, बहुत सी हर गांव जो है वो सड़कों से जुड़ा हो, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको हॉस्पिटल में डिलीवरी की सुविधा हो। तो तमाम तरह की चीजें जो है गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट ऐसा सोचती है, बजटिंग तय करती है। लेकिन जमीन पर जो है, जमीन पर उसको ले आने का काम कौन करता है? प्रशासन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ठीक है। प्रशासन बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग अंग, जैसे कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हो तो इनकम से रिलेटेड बात करेगा, कोई डीएम है वो प्रशासन पे जो है अपना पूरा फोकस रखेगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेगा, जो आईपीएस है वो जो है वो पुलिस प्रशासन पर अपना पूरा फोकस करके रखेगा। सबके अपने अपने काम होते हैं, याद रखिएगा। तो प्रशासन जो होता है वो बेसिकली एक डायनेमिक, अब मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं, डायनेमिक यूनिट होती है। तो डायनेमिक यानी परिवर्तनशील, गतिशील जो है वो यहां पर सेगमेंट होता है। और जब आप गति करते हैं तो आप परिवर्तन करते हैं, जब आप गति करते हैं तो परिवर्तन। जैसे मैं अभी यहां खड़ा हूं तो मैंने गति की और अब मैं कहां आ गया? यहां आ गया। तो मेरी अभी की जो पोजीशन है वो पहले की पोजीशन से क्या है? चेंज है, मैं आगे की तरफ बढ़ गया। हाँ या ना? समझते जाना, बड़ा गहरी बात कह रहा हूं। आज आप तय कर सकते हो कि आपको आईएएस बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो क्या होगा? जब डायनेमिज्म होगा तो आपके अंदर गतिशीलता आएगी, परिवर्तन करेंगे, आप अपनी स्थिति को चेंज करेंगे। और जब आप मूवमेंट करते हैं तो भाई मैं अगर सोचता रहूं हाय मेरी बॉडी उठ के वहां से वहां चली जाए, नहीं हो सकती। आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी आंतरिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी। गतिशीलता कहां से आती है? काइनेटिक एनर्जी, यानी अपनी आंतरिक ऊर्जा से आती है। तो हर वो व्यक्ति, आप जरा ध्यान से, अब मैं जो लाइन कह रहा हूं या तो लिख लो या उसको याद कर लेना। अब जो बात कह रहा हूं सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में जिम्मेदारी के साथ बताना। हर वो स्टूडेंट जो अपनी स्व इच्छा शक्ति से, अपनी सेल्फ जो है वो एक अवेयरनेस से, सेल्फ विल पावर से वो मूवमेंट करना चाहता है और वो अपनी स्थिति में चेंज लाना चाहता है, हर वो स्टूडेंट जो स्व प्रेरित होकर, लिख लो चाहो तो, ये बड़ी खूबसूरत लाइन है, कहोगे तो उसकी वीडियो भी तुम्हें दे दूंगा। हर वो स्टूडेंट जो अपनी आंतरिक इच्छा से अपने अंदर गतिशीलता लाना चाहता है और अपनी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन करके लाना चाहता है, उसके अंदर बदलाव की भावना आ जाएगी। यानी आज मैं जो भी, मान लो मैं कभी 4 घंटे भी बैठ के नहीं पढ़ पाता, फिर मेरा मन भटकता है, मैं इधर उधर घूमता हूं, तो अब आपको अपनी स्थिति में बदलाव लाना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रशासन में बदलाव तभी लेकर आ पाओगे जब आप अपने ऊपर पहले काम करोगे। जो खुद को नहीं बदल सकता वो दुनिया को क्या खाक बदलेगा? जो खुद को नहीं बदल सकता वो दूसरों की जिंदगी में क्या खाक परिवर्तन लेकर आएगा? तुम पहले खुद के लिए जिम्मेदार हो तो खुद में परिवर्तन ला सकते हो। और खुद में परिवर्तन लाने के लिए जैसे सुबह जल्दी उठना है, तुम नौकरी पे जाते हो 9 बजे, ठीक है, तुम्हें कहना है कि भाई मुझे सुबह 5 बजे उठ के 3 घंटे पढ़ाई करनी है। अब पता चला रात में 2 बजे तुम जो है रील्स देख रहे हो, चैट कर रहे हो, और सुबह तुमसे उठा नहीं जा रहा है, और रोज उठते हो, शिट यार आज 3 घंटे मैंने पढ़ाई नहीं की यार। मैं अब तुम अपने अंदर तुम चाहते हो कि मैं सुबह 3 घंटे उठ के पढ़ाई करूं। मैंने इससे पहले एक जो है वीडियो बनाया था वर्किंग पर्सन के लिए, कॉलेज वालों के लिए, लेकिन अब तुम बदलाव नहीं कर सकते। तो जो स्व इच्छा से, पहले तुम्हारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। मान लो किसी ने तुम्हारे पिता का अपमान किया, तो एक तरीका है कि तुम भी जो है जाके अपमान करो, लाठी उठा लो, बंदूक उठा लो, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, अंदर बंद कर देंगे। और दूसरा तरीका है कि तुम अपनी स्थिति को बदल लो कि क्यों अपमान किया, क्योंकि हम गरीब हैं, क्योंकि हमारे पास जो है संसाधन नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, तो कमाओ। और वो कमाने का तरीका क्या है? जिस दिन तुम आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तुम्हारे घर के आसपास कोई नहीं फटकेगा, तुम्हारे पिताजी के चरणों की तरफ लोग देखेंगे, आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक चीज है कि स्व इच्छा से अपनी स्थिति में परिवर्तन करने, अपनी चीजों को बदलने का जो एक जो है संकल्प होता है, वही इसका हिस्सा होता है। ये बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बदलाव बिना मूवमेंट के नहीं आएंगे, बिना मूवमेंट के नहीं आएंगे। अब दूसरी चीज है, प्रशासन जो है कई जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक काल्पनिक चीज नहीं है। जैसे आप बदलना चाहते हैं तो हम लोग देखो कैसे बदलते हैं, मुझे बताना, मेरे अगर मैं सही हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाना। आज मैंने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, ओजांग सर की बात सुन ली, आईएएस बनना चाहते हो, ठीक है। अब ये हुआ कि अभी हमारी रोज की आदत है हम 9 बजे उठते हैं। क्यों 9 बजे उठते हैं? क्योंकि रात में 2 बजे तक तो हमारा मोबाइल ऑन रहता है, मेलाटोनिन हमारा वैसे ऐसी तैसी हो चुकी, ब्लू स्क्रीन आते ही हमारी नींद चली जाती है, हम स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं। अब 9 बजे हम सुबह उठते हैं, आज हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, कोई किताब पढ़ ली, किसी ने डांट मार दिया, जोश आ गया। अगले दिन हम टाइम टेबल कैसा बनाते हैं? सुबह 4 बजे उठेंगे, ठीक है, सुबह 4 बजे उठेंगे और 4 से 8 बजे तक तो हम पहले पढ़ाई करेंगे, फिर 1 घंटा व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ध्यान लगाएंगे 30 मिनट्स तक, ठीक है, बताना है किसकी किसकी कहानी है, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर 45 मिनट्स के बाद पढ़ने बैठ जाएंगे, ठीक है। ये कहानी सबकी चल रही है, ईमानदारी से मुझे बताते रहना, इसमें कौन सा एक दूसरे को कोई देख रहा है। तो ये कहानी हमारी शुरू होती है। अचानक से आपकी जो स्लीप साइकिल है, बिना इसको समझे आपने उसको जो है डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके उल्टा देखो क्या होता है। अब रात में तुमने 4 बजे, हाँ रात में तुमने बनाया कि 10 बजे मोबाइल बंद करके हम सो जाएंगे। अब तुम 10 बजे सोने गए, ठीक है, 10 बजे सोने गए बेड पे, और भैया लेटे, अलार्म लगा लिया, यहां तुम्हारा अलार्म लगा हुआ है, ठीक है, अलार्म अब टिक 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 से, अब उठ के देखा 11 बज गया, नींद नहीं आ रही है, इस टेंशन में, और यार सुबह उठना पड़ेगा, नींद पूरी होगी कि नहीं होगी, कल सुबह मुझे टाइम टेबल फॉलो करना है, फिर 12 बज गया, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, सिर्फ 4 घंटे बचे, वो 4 बजे अलार्म बज जाएगा, मेरी नींद पूरी नहीं होगी, आज से नहीं, 4 बजे क्यों, अभी तो थोड़ी ठंड है, 5 बजे उठेंगे, ठीक है, और अलार्म 1 घंटा आगे कर दिया, फिर थोड़ी देर नींद नहीं आई, फिर थोड़ा सा इसको और आगे किया, फिर सुबह अलार्म बजा, अबे तेरी ऐसी की तैसी नींद आए जा रही है, और जो क्या हुआ, बंद बंद। उसके बाद जब 9 बजे, वो 9 बजा, तब जब बाबू साहब जगाए गए, अरे यार 9 बज गया यार, 4 बजे उठना था मुझे, पूरा लक्ष्य था। और जिसके मन में सुबह उठते पहला ख्याल, जब सबकॉन्शियस माइंड तुमसे एनर्जी रिसीव कर रहा है, अरे यार, यानी अपने ऊपर गुस्सा, अपने ऊपर जो है दुख आ गया, उसका तो वैसे ही पूरा दिन निपट गया, अरे यार में ही पूरा दिन निपट जाएगा उसका। ये कहानी घर घर की है या नहीं है मुझे बताओ। और फिर घूम फिर कर वही, फिर अभी कहानी खत्म नहीं होती है। मुझे लगता है अब कहीं एक और वीडियो देख लिया कि मैं नाइट बर्ड हूं, मैं रात तक पढ़ता हूं, सुबह मैं नहीं पढ़ सकता। हम इस तरह की बातें बोलने लगते दोस्तों। यार नाइट में अपन बिल्कुल फ्रेश महसूस करता है, एकदम बढ़िया झकास, सुबह थोड़ा सा भारी रहता है सर, ठीक है। अगले दिन टाइम टेबल आपने चेंज किया, रात में 10 से लेकर 2 बजे तक पढ़ना ठीक है, रात में 10 से 2। बताना मुझे, अगर मेरी बात पहुंच रही है तो बताना मुझे, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि प्रशासनिक अभियोग्यता एक कोई शब्द नहीं है, ये जीवन शैली है।
और जो आज समझ गया वो आज रास्ता पकड़ लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। रात में 10 से 2 पढ़ूंगा भाई, सुबह 8-9 बजे उठ जाऊंगा, अपना कोई टेंशन नहीं है, 6-7 घंटे की नींद पूरी है भाई, पूरा पढ़ाई करेगा। अचानक से तुमने देखा होगा जिस दिन तुमने डिसाइड किया 10 से 12 का, उसी दिन वेब सीरीज किसी ने खोल दी। वो 10 से 2 होता तो है लेकिन किसी और काम में होता है। अचानक से उसी दिन तुम्हारे सर में दर्द होगा, उसी दिन तुम्हें नींद आने लगेगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ ज्यादा खा लिया, पार्टी वार्टी में चले गए, कुछ ऐसा जरूर होता है कि उस दिन तुम नाइट बर्ड नहीं बन पाते हो, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और उसी दिन तुम्हारे अंदर का जो नाइट आउल है वो मर जाता है। फिर तुम्हें लगता है यार आज बहुत थकान हो गई, या बहुत मुश्किल से बैठे भी किताब में, ऐसे ऐसे जमाई आने लगती, खुलते यॉर्निंग करते, उसके बाद पूरा बदन ऐसे टूटता है, चटर पटर की आवाज आती, फिर कहता है यार रात में पढ़ना ठीक नहीं होता है, आईज के नीचे डार्क सर्किल हो जाता है, सुबह उठेंगे भाई, सुबह पूरा पढ़ेंगे, मस्त होकर पढ़ेंगे, अर्ली मॉर्निंग ही ठीक है। तो ना तुम, कहते हैं ना आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे, ना तुम इसके रह गए और ना तुम इसके रह गए। ठीक है, वो कहा जाता है धोबी का डैश, ना घर का ना घाट का, वही वाली हालत हो जाती है। फिर एक दिन मन में आता है हम टाइम टेबल कौन सा बनाए, 24 घंटे बाहर का बनाए क्या, हमसे ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है। किसकी किसकी कहानी है, जरा कमेंट बॉक्स में सब लोग बताओ तो किसकी किसकी कहानी है, तो बताऊंगा ये प्रॉब्लम आई क्यों, और प्रशासनिक अभियोक्ता शब्द का कितना गहरा मतलब होता है ना। उसका कारण यह था कि प्रशासन जो होता है वो स्लो चेंजेस की तरफ जाता है। स्लो चेंजेस, इसको ग्रेजुअल चेंजेस भी बोलते हैं। पॉजिटिव होता है। जब प्रशासन बहुत तेजी से बुलडोजर कोई चला दे इधर उधर तो ध्वस्तीकरण ज्यादा दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे कोई सड़क डेवलप करना है, कोई चीज करना है, कोई परिवर्तन लेकर आना है। एक दिन ऐसा थोड़ा ना होता, डीएम आता सबको डंडा, मत स्कूल चल, मत वहां ऐसी तैसी, जो बाहर बच्चा दिखाई पड़ रहा है जो उसको पकड़ पकड़ पीट पीट के स्कूल ले गए, बोरम भर भर के ले जाके स्कूल में डाल दिया। कभी ऐसा तुमने देखा है सीन कि जो बच्चा बेचारा कंचा वंचा खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तब तक पता चला इधर कंचा टप्प से मारा, उधर जो बोरे में कोई भर के लेके चला गया, जाके स्कूल में छोड़ आया। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होता ना। सरकार क्या करती, प्रशासन डीएम जाता है, अवेयर करता है लोगों को, शिक्षकों को बोलता है आप घर घर जाइए, अवेयरनेस करिए, खुद अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, माँ बाप को समझाया जाता है, एनरोलमेंट बढ़ाया जाता है, टारगेट रखा जाता है, इस बार हम 10% एनरोलमेंट बढ़ाएंगे, अगले साल 20% एनरोलमेंट बढ़ाएंगे। धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब किसी बच्चा तुम बोरम भर के लेके जाओगे, स्कूल छोड़ाओगे, उसका माँ बाप जो है वो पूरा सड़क जाम कर देंगे, थाने में जाके बैठ जाएंगे कि हमारा बच्चा किडनैप हो गया, बवाल हो जाएगा। अब तुम्हारे चेंज के चक्कर में उधर पूरे जो है जिले में बवाल कट जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी। ठीक है, बच्चा चोर के नाम से कहे जाओगे। अब उसमें क्या हुआ, इस समस्या हो जाती। तुम एक्चुअली में अपने साथ यही कर रहे हो। तुम उठते थे 9 बजे, अब अचानक से तुम्हारे मन में जो है वो तूफान जगह एक बढ़िया जो है वीडियो देखे हो, आग फड़फड़ा रही है, और उस चक्कर में तुम्हारी जो है वैसी तैसी हो जाती है। तो प्रशासन में जो होता है वो चेंज जो होता है ग्रेजुअल होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये चेंज कैसा होता है, सतत होता है। सतत सतत होता है यानी कंटिन्यू होता है, लगातार ये होता रहता है, मतलब ये परिवर्तन होते रहना चाहिए। हम लोग जब भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अपने टॉपर बनना चाहते हैं, कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, हम अपने आप से लड़ाई कर लेते हैं। हम ग्रेजुअल चेंजेस की बजाय हम सडन चेंजेस कर लेते हैं। तो सडन चेंज तुर्की में हुआ था। क्या हुआ था, टेक्टोनिक प्लेटें सडनली मूवमेंट कर गई, उसका नतीजा तुमने देखा डिजास्टर्स हुआ था। तो जब आप बहुत ज्यादा सडन चीजें करते हो तो डिजास्टर क्रिएट करता है, समझे। तो वो डिजास्टर तुम्हारे साथ हो जाता है, ना तुम इधर के रह जाते हो ना तुम उधर के। तो अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रशासन में वही लोग जाने की सोचे जो धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं, यानी ये क्या होगा, सतत बदलाव जो होगा वो समय की मांग करेगा, समय की। अब मेरे अपने पढ़ाने के अनुभव में इस दौरान मैं हजारों की संख्या के बच्चों के साथ जो है इंटरेक्शन किया है। कुछ पैराशूट स्टूडेंट, मेरे मुंह से तुमने कई बार ये वर्ड सुना होगा, पैराशूट स्टूडेंट। ठीक है, मतलब वो आते हैं एकदम बस ऐसे ममास बॉय की तरह कूद पड़े, हु हा करते हुए एकदम आए, बोले सर
मुझे 6 महीने में आईएएस बनना है, 8 महीने में आईएएस बनना है, कोर्स कब तक खत्म करोगे। अभी जिस पहली क्लास में सबसे पहले पूछते कोर्स कब तक खत्म होगा, मनी मनन समझ जाते हैं कि कोर्स पता नहीं खत्म होगा, लेकिन तुम्हारा खत्म होना तय है, ठीक है, तुम्हारा करियर तो खत्म है, इसमें कोई बात। जब पहली दूसरी क्लास में सर हिस्ट्री कब तक खत्म होगी, अरे तुम अपनी शुरू तो कर लो। नारियल या तो हमारे पैर पे फोड़ लो या अपने सर पे फोड़ लो, फोड़ो तो कहीं, शुरुआत तो करो, शुभारंभ तो करो, बिस्मिल्लाह तो करो, इसका कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो वाला एटीट्यूड आ रहा है। सर मैंने वीडियो देखी, हाँ तो सर वो बोल रहा था कि 1 साल में आईएएस बन जाने का है क्या, ठीक है। अरे तुमने उसका बैकग्राउंड चेक किया? एक वीडियो में उसने बोल दिया कि मैंने 1 वर्ष थे, अरे उसके बारे में पता करो कि वो अपने ग्रेजुएशन में कब से उसने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की, कब से जो है वो उसने मैपिंग पढ़ ली। जब तुमने पहली बार जिंदगी में आईएएस के बारे में सुना था तब तक वो मैपिंग, एनसीईआरटीज, न्यूज़पेपर, इन सब का मास्टर बन बैठा था। लेकिन तुम्हें सर अपन जो है वीडियो देखेला है कि अपन 1 साल में आईएएस बन रहे, तो हो गया काम उसमें। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। 1 साल का मतलब हुआ कि तुम टीचर के साथ 1 साल लगा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें अपने ऊपर समय लगाना पड़ेगा। आंसर राइटिंग कब करोगे, निबंध कब लिखोगे, राइट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सभी स्टूडेंट इसमें डिजास्टर करते हैं, जो समय के साथ होने वाले बदलावों को नहीं समझ पाते। अच्छा, इससे पहले अगर उनसे कभी ध्यान से उनकी काउंसलिंग करो तो इससे पहले लास्ट मैक्सिमम कितने घंटा पढ़े थे? सर वैसे रोज तो नहीं पढ़ता मैं, क्योंकि एक काम रोज रोज करने से अपन बोर हो जाता है, ठीक है। हाँ फिर भी कितना पढ़ते होगे? सर वो 2-3 घंटा तो डिपेंड करता है पापा जूता लेके कितनी दूर बैठे हैं पापा। उसके बाद 1-2 घंटा अपन पढ़ लेता है। अच्छा 1-2 घंटा तुम्हारी पढ़ने की आदत है, तुम्हें आईएएस बनने का तुमने सपना देखा, बोलो अपन सॉलिड रील्स देखा है, सारा रील देख लिया अल्लाह सर, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद बोला सर आईएएस बनना है, 1 साल में अपन को आईएएस निकालना है, सबसे कम उम्र का आईएएस बनेगा अपन। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे, सपने में या हकीकत में? क्योंकि सपने वाला एग्जाम वो तो मेरे कोर्स के बाहर की चीज है। तुम अपने सपने में तुम कुछ भी बन जाओ, आईएएस बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, दुनिया का मालिक बन जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं। मेरी क्लास में एक लिमिटेड डायमेंशन है। तो अचानक से तुम 1 घंटा तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, रेगुलर तुम पढ़ते नहीं हो क्योंकि तुम्हारा लगता है कि बार बार एक काम करने से इज्जत कम हो जाने की है। तो उसके बाद अचानक से तुम ऐसा क्या करोगे? तुम खुद से प्रश्न पूछो, हमसे नहीं पूछो। हमें तो तुम बेवकूफ बना सकते हो, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, करो इसको, ये अधिकार है तुम्हारा। लेकिन खुद को बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं बना सकता, सॉरी टू से, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जो सुबह उठ के आईना देखते हो तो उससे झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा फंडा है कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग। अरे यार मैं 1 घंटा पढ़ नहीं पाता, रोज रोज पढ़ने से अपन को बोरियत हो रही है, इज्जत कम हो जाती। एक बोले रेगुलर क्लास आया करो, ओ क्या मास्टर साहब क्या बात कर रहे हो, एक जगह भाई लोग अपन रेली जाएगा तो इज्जत कम हो जाएगी ना भाई। तो इज्जत तुम्हें एक जगह, एक बार टेस्ट तुमसे दिया नहीं जाता, बोले टेस्ट अभी पढ़ाई ला क्या है जो टेस्ट लेगा मेरा, अपन का टेस्ट कौन ले सकता है, जिंदगी ले रही है। तो अब क्या होगा, इसमें आपके भाव बदल जाएंगे। तो आपको यहां ये चीजें सोचनी पड़ेंगी कि तुम जो एक प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं कर रहे हो। अचानक से तुम 2 घंटा 3 घंटे ज्यादा पढ़े नहीं, अचानक से तुम्हें 12-12 घंटे पढ़ना पड़े, कैसे करोगे? बोलेगा मोटिवेशन भरा है। अरे तुम्हारा मोटिवेशन जो है वो कब तुम्हें जो है वो किनारे बिठा देगा तुम्हें पता ही नहीं रहेगा। यहां मैंने क्या कहा, स्वतः प्रेरणा से अंदर से आना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए, बदलाव के कारण आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे सारे बच्चे मारे जाते हैं बाद में सबसे पहले अरे मास्टर ठीक है नहीं है भाई, कोचिंग में गलत एडमिशन ले लिया, और फलानवा कोचिंग का रील देखे थे उसमें तो भाई बिना पढ़े टॉपर बनाने का वादा किया, वो जादू, मतलब मास्टर रात में माइंड में घुसता है सारा कुछ अंदर। अरे भाई नहीं है इस तरह की कोई चीज हमारे पास, इस तरह की चीजें चल रही है। ओ भाई वो वायरल है वीडियोस का, वायरल हो रहा है वीडियोस का। अरे वायरल उसको हो रहा है, तुम्हें थोड़े ना हो रहा है। उसकी वीडियो वायरल होने से तुम्हारी पढ़ाई पे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये चीजें जो हैं बड़ी गहरी चीजें, ठीक है। अब वो सोच रहा है कि 60 सेकंड की एक जो है शॉर्ट है या रील है, 60 सेकंड में भाई भी आई जो है वो आईएएस बन जाएगा। तो यूपीएससी वाला कह रहा है रुको तुम्हारा हम 60 सेकंड हम जोड़ के तुम्हें बताते हैं टोटल कितना तुम्हारा बन रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि इफ यू वांट टू एंटर इनटू द प्रशासन, जो एक माइंडसेट है वो ग्रेजुअल चेंजेस का है, ग्रेजुअल चेंजेस का। बहुत सिंपल सा मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं। हम सभी ने घर में मम्मी के बनाए हुए लड्डू वड्डू जो है वो हमने चुराए जरूर होंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है,
ठीक है, तो मान लो कोई लड्डू रखा है वर्तमान में, या कोई बहुत अच्छी मीठी चीज या अच्छी चीज होगी, समझना इसको। तो उसमें ढेर सारे मान लो ऐसे कोई बड़ी अच्छी चीज रखी, पेड़े रखे हैं, किसी घर में कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, बात समझना इसको। तो हम गए, थोड़ा सा मन किया, एक धीरे से निकाल लिया, तो एक लड्डू निकाल के खा लिया, किसी को नहीं पता चलता है। धीरे धीरे एक आध दिन में और गए, फिर एक और निकाल के खा लिया, कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना, पता नहीं चलता। मतलब जो मम्मी का ब्रह्मास्त्र है, जो पैरागॉन की चप्पल है, जो संसार के समस्त दिव्यास्त्रों में सबसे बड़ा अस्त्र है, वो हम तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हम बहुत धीरे से गए, थोड़ा लड्डू निकाल के खा लिया, फिर एक दो दिन शांत बैठ गए, धीरे धीरे ग्रेजुअली। अच्छा, किसी दिन तुम अपने इस बदलाव को काबू नहीं कर पाए, और तुम इकट्ठे जो है हाथ डाले, अपने भी खाए, और एक दिन क्या किया, खाली कर दिया। अब मम्मी की नजर नहीं भी जानी होगी तो जाएगी जरूर, और जब जाएगी तो मम्मी आएंगी, और मम्मी जब आएंगी तो खाली हाथ नहीं आएंगी, उनके हाथ में होगा वो दिव्यास्त्र, जिसके बाद आपके जीवन का सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, आपका ज्योग्राफी बदल जाता है, आपका इतिहास, हिस्ट्री बदल जाता है, पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, आपकी कानून व्यवस्था तो हमेशा के लिए बदल जाती है, क्योंकि शाम को पापा के आने के बाद वो संविधान पास कर दिया जाता है। तो और इकोनॉमी पे तो आपके बहुत ही भयानक असर पड़ने वाला होता है, और साइंस आपका साथ आपका छोड़ चुका होता है, ब्लड सर्कुलेशन इधर उधर जो है भाग चुका होता है, आपका दिमाग बना रहा होता है कि चप्पलें पड़ी तो इसका हुआ क्या। तो आपके सारे सब्जेक्ट बिगड़ जाते हैं, ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट बिगड़ जाते हैं। तो ये जो सेगमेंट है ग्रेजुअल, अगर आप करोगे तो आप डिजास्टर, जो ग्रेजुअल करोगे तो ठीक रहेगा, सडन कोई चीज करोगे तो डिजास्टर करोगे, बात ध्यान रखना। तो बहुत ज्यादा, तो पहला नियम, वो सभी स्टूडेंट जो अपने आप को अगले 2-3 सालों तक बदलाव के लिए तैयार कर सके, 1 घंटा ज्यादा पढ़ेंगे। स्कूल कॉलेज से आने के बाद हम थोड़ा सा 2 घंटा घूमने की बजाय 2 घंटा हम करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी, इन सब पे ज्यादा फोकस करेंगे। राइट और रॉन्ग ये हम लेकर चलेंगे, थोड़े थोड़े बदलाव। इस साल मैं एसए पे बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा, एनसीईआरटी पे ध्यान दूंगा, इस बार स्टैंडर्ड बुक्स पे ध्यान दूंगा, इस बार जो है करंट अफेयर्स पे मैं जो है वो पूरी मास्टरी करूंगा, मैपिंग की तैयारी कर लूंगा, ठीक है, 1 घंटे ऑनलाइन क्लासेस करूंगा और उसके नोट्स बनाऊंगा ताकि मैं बेसिक चीजों को तैयार कर सकूं। ये होता है ग्रेजुअल चेंज। तो वो सभी स्टूडेंट, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट हो या ना हो, वो टॉपर हो या ना हो, अमीर हो या ना हो, इंग्लिश के बहुत बड़े जानकार हो या ना हो, अगर उनके अंदर पहली चीज है प्रशासनिक दृष्टिकोण है, जो कि इस एग्जाम की सबसे बड़ी चीज है, धीरे धीरे बदलाव अपने अंदर लेकर आना, धीरे धीरे अपने आप को बदलते रहना और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना, सतत कॉन्टिन्यूअस रूप से अपने समय को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना, उन सभी का स्वागत है। दूसरी चीज, इन चीजों को सीखा जाता है। एक होता है योग्यता, एबिलिटी, और एक होता है अभियोग्यता, यानी समयानुकूल, समय के साथ इस चीज को धारण करना, ये समझना, धारण करना, यानी उस टाइम फ्रेम, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, उस समय के साथ, यानी अकॉर्डिंग टू द टाइम व्हाट माय रिक्वायरमेंट आ, तो उसको जो है एक्सेप्ट करना, धारण कर लेना। यानी जो तुम्हारा पास्ट था, तुमसे बोला गया अरे तुम फलाने गांव से हो, नहीं पढ़ सकते, तुम गरीब हो, ऐसी तैसी, ये समय क्या कह रहा है, ये समय कह रहा है कि इस समय मैं और जो जमींदार का बच्चा है वो दोनों बराबर हैं, दोनों यूपीएससी के कुछ दोनों कहते हैं कि भैया जिसको आता है वो अंदर। तो समय के साथ उसको धारण कर लेना, धारण मतलब उसको स्वीकार कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, उसके साथ स्किल्ड हो जाना। मैं अच्छा राइटिंग नहीं लिखता था तो उसको लेकर यूपीएससी की तैयारी करने मत आना। तुम्हारे मौसी, चाची, मामा, ताऊ जिन्होंने भी तुम्हारे ऊपर ठप्पा लगाए तुम आईएएस नहीं बन सकते, उस चीज को लेकर मत आना, उस गठरी को वहीं छोड़ दो। समय डिमांड कर रहा है, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मैं करूंगा। जैसे बहुत से लोग, आप लोग बात करते हैं यार भाई रात ही में पढ़ सकते हैं, सुबह नहीं पढ़ सकते भाई, जब तक 2 सुट्टा ना लगे तब तक दिमाग ही नहीं खुलता भाई, चाय के बिना तो शुरुआत ही नहीं होती है। तो ये बात हम बहुत कैजुअली कहते हैं भाई, यार पढ़ने को यार भाई कितना भी पढ़ ले भाई, बिपिन चंद्रा रख दो, लक्ष्मीकांत को तो एकदम धो के एकदम उसका प्रिंटिंग चाट जाए, लेकिन भाई लिखा नहीं जाता। आप में से कई लोगों के मुंह से मैंने ये बातें सुनी, अगर मैं सही हूं तो मुझे बताना। भाई यार लिखने का मन नहीं करता यार, भाई जब सब याद हो गया तो लिखे क्यों, ऐसे 36 तरह का मुंह बना बना के, भाई पढ़वा लो जितना मन कर भाई साहब, एकदम रट्टा मार के खत्म कर दें, भाई लिखा नहीं जाता मेरे से यार, यार हाथ में दर्द होता है। आप क्या कर रहे हो, इस समय की रिक्वायरमेंट है 1750 नंबर मेंस के, तुम्हारे खाली लिखने बिना, तुम्हारी फोटो जानी है कि तुम्हारा जो है सुंदर सा चंदन सा मुख,
उस पर फोटो जाएगी, हाँ मैं ही हूं, ठीक है ना। तुम्हारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुम्हारे पिताजी की आईटीआर अटैच होके जा रही है कि देखिएगा अमीर घर के लड़का है, इसको पास कर दीजिएगा। ना तुम्हारा कट्टा गोली बंदूक कुछ जाना है कि भाई कॉलेज में बहुत ज्यादा ऐठू लाल थे, मास्टर साहब देख लीजिएगा, पास वास कराने की जिम्मेदारी आपकी है, बाकी हम आपकी सेवा में भेंट कर रहे हैं। तो ये सब ठीक है, अपने घर में चला होगा, कॉलेज में चला होगा, यहां नहीं चलता है, यहां नहीं चलता है, ठीक है। कि ना तुम उनके लिए योग्य जो है दामाद हो, ना जो है कोई चीज हो, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ तुम्हारी कॉपी दिखाई पड़ती है, तुम्हारा ज्ञान दिखाई पड़ता है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, और बाकी और भी लोग दे रहे, तुम अकेले थोड़े नहीं इस रेस में हो। तो जो सबसे बेस्ट दे रहा है वो अंदर जा रहा है, ठीक है। बस सिंपल सा जो है वो इस तरह से चल रहा है। तो ये जो सेगमेंट है वो हमारा इसी तरह से। अब वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें आंसर राइटिंग करनी है, तुम अतीत में भाई नहीं मन करता तो तुम्हारा अपना पर्सनल वो चीज है, अभी आज उसका कोई लेना देना नहीं है। सो यू हैव टू क्या करना पड़ेगा, इसको धारण करना पड़ेगा। और धारण कौन करता है, धारण कौन करता है, मान लो ये जैसे एक मेरे पास एक सर्किल है, एक रिंग है, अब मेरे को प्यास बहुत लगी, देखो आर पार दिख रहा है इसमें, ठीक है, ये चूड़ी कंगन की तरह जैसे हो जाएगा, मान लो टेप का ये सेगमेंट है। अब मान लो मुझे प्यास बहुत लगी है और मैंने यहां वर्ड किया धारण, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी फिलॉसफी है। अब मैंने कहा यार जल्दी से पानी दे दो, जल्दी से पानी दे दो। अब गुरु क्या, गुरु ने ज्ञान दे दिया। एक कोई मैंने कहा, मान लो आया कोई व्यक्ति ऑफिस बॉय, मैंने कहा यार जल्दी पानी दो, मुझे प्यास लगी है। अच्छा ये बताओ इसमें मेरी प्यास तो बुझी जाएगी, मेरी प्यास तो बुझी जाएगी, है ना। इसमें पानी डालेगा, लीजिए सर एकदम पानी का रू आप जा दे रहे हैं, आप अपना घर तर करिए, क्या टेंशन है। क्यों आ जाएगा ना, इसमें नहीं आएगा, क्यों, समझ तो चुके होंगे साइंस, क्योंकि ये कुपात्र है, ये पात्र नहीं है, ये कुपात्र है। इसके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी, अगर पानी, इसकी जरूरत होगी, उसकी धारिता की क्षमता, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी की जरूरत होगी, मुझे उसकी धारिता क्षमता की जरूरत होगी, जो पानी को होल्ड कर सके। और जो कुपात्र है उसको सिखाओगे तो जिंदगी में नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो अपने ओल्ड माइंडसेट के साथ आया हुआ है। तो इस एग्जाम में उन्हीं का स्वागत है जो अगर अपने ओल्ड माइंडसेट, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको वो अगर छोड़ने को तैयार नहीं है, तो इस एग्जाम में उसको दिक्कत होगी। तो अगर तुम ओल्ड माइंडसेट को, नहीं वो मेरा अतीत है, छोड़ो जाने दो, चाहे वो कैसी भी गठरी रही हो, उसको मैं छोड़ दूंगा। अगर वो पात्र बनने योग्य है, स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आपका यूपीएससी में। यही होती प्रशासनिक अभियोग्यता। क्या बताया मैंने, जो ग्रेजुअल अपने आप को बदलाव कर सके, अंदर से प्रेरणा लेकर उसके अंदर अपनी गतिकी आ सके, वो जो बदलाव की तरफ जा सके, अपने अंदर पहले लेकर आओ, तब तो जाके तुम कहते हो सर समाज बदल देना चाहता हूं, एजेंट ऑफ चेंज बनने देना। अच्छा, तुमसे टाइम से अपने गंदे कपड़े तो बदले नहीं जाते, बनियान तुम उलट उलट के पहन लेते हो, और तुम चलो समाज को बदलने। ऐसे तुम्हारी मम्मी बोलती होंगी तुमसे, जब उनके सामने बोलते हो मम्मी आईएएस बनना, बोले क्यों, बोले एजेंट ऑफ चेंज बनना चाहते, बदलाव करना चाहते। बोले अबे सुन, ये जो 4 दिन से गंदी बनियान पहन के घूम रहा, पहले उसको बदल ले, समाज बाद में बदलियो, ऐसे बोला जाता होगा। और ये बात बिल्कुल सही है, वो मजाक में भले चाहे जो कहते, बट द थिंग इज कि जो खुद को नहीं बदल पा रहा है, जो अपने अतीत की गठरी को छोड़ नहीं पा रहा है, जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, वो चल रहा है समाज बदलने। तो जब इंटरव्यू में कभी गलती से पहुंच गए, बोले आप आईएएस क्यों बनना चाहते, गरीबी मिटाना चाहते, अच्छा ठीक है, बोले हम ये करना चाहते, वो उनको समझ में आ जाता है कुछ नहीं करना चाह रहा है। ये अंदर आने के बाद कहा हो दुबे जी, कहा है आज देख रहे हैं विनोद, कहा कितना कैश है तुम्हारे पास, ये करेगा, तो वो उसको भांपने की कोशिश कर लेते हैं, समझे। तो बहुत ध्यान से जो है तुम्हें इस चीज को समझना है। आप बदलाव की शुरुआत खुद से करिए। तो अगर आप अभी से इसको एक करियर ऑप्शन के रूप में लेके चलते हैं, तो आगे आपको बहुत इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं, बहुत ज्यादा आप बदलाव कर सकते हैं। और निर्णय लीजिए, अपने आप को ढालिए, अपने अतीत का जो बोझ है उसको लेकर मत चलिए। आप चाहे गांव से आए हो, देहात से आए हो, कितने ऐसे बच्चे, अभी जो मेरी क्लास शुरू हो रही है उसमें सबसे पहले आपको यही बताऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे उसकी गरीबी के बारे में सुन के, उसके हालात के बारे में सुन के। लेकिन आज वो आईएएस है, तो उसने अतीत की उस गठरी को उठार के फेंक दिया, और जो चीज रिक्वायरमेंट थी धारण की, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है, अंग्रेजी जरूरत पड़ी अंग्रेजी सीखी, लिखना आना था लिखना सीखा उसने, तो वो सारी चीजें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। तो ये चीजें तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। बदलाव के साथ चलिए, और
सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट प्रिया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये दुबई में कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्होंने मेरे ऊपर एक किताब लिखी, माई वर्ड्स बेस्ट टीचर, द स्टोरी विल फोर्स यू टू फॉल लव इन यूपीएससी। और आप देखिए कि वहां पर उनको अवार्ड दिया गया, एक्सीलेंस अवार्ड 2023 दुबई में, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। और इस पुस्तक को, जैसा सभी के हाथ में आपने देखा ये किताब है, तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, बहुत ही मुझे प्राउड फीलिंग हो रही है कि आज आपने इंटरनेशनल छवि बना दिया। प्रिया हमारी स्टूडेंट हैं और डिग्नेटरीज के बीच में, वो भारत से वो वर्चुअली उन्होंने ज्वाइन किया था, वो फिजिकली वहां नहीं पहुंच पाई और दुबई तक जो है वो आज ओजांकियंस का नाम पहुंच चुका है, इनकी किताब पहुंच चुकी है। और मुझे लगता है कि ये जीवन पर्यंत लेने वाला एक गिफ्ट है और मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे इसी तरह का गिफ्ट देते रहें। एक शिक्षक की जिंदगी में इससे बड़ा, इससे कीमती और इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट नहीं होता है। तो आज आपकी वजह से मैं, जो लोग मुझसे कभी नहीं मिले वो भी इस किताब को लेकर जो है वो चीजें, गौरवान्वित, भारत का नाम आपने ऊपर किया। और अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भी, महामहिम ने, उन्होंने भी आपकी बड़ी तारीफ की। तो ये ओजांकियंस की ताकत है, हमारी इस फैमिली की ताकत है कि हम अपने आप को वो एक बहुत कहते हैं कि बहुत बड़ा हम डेवलपमेंट करते हैं। व्यक्तित्व में जिस दिन विकास करना शुरू कर दोगे उस दिन ये सिलेबस की लड़ाई, ये एग्जाम की लड़ाई तुम्हें बहुत छोटी लगने लगेगी, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व बड़ी चीज को धारण करने लायक हो जाएगा और ये ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। तो मैं कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा सफर शुरू होता है। ठीक है, मैं बताता चलूं कि अब हम लोग मिलते हैं सोमवार को 1:30 बजे 1:30 पे सक्सेस बैच में, फाउंडेशन हमारा जो बैच है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और वहां पर मैं आईएएस की कहानी के साथ और 1 साल के टाइम टेबल के साथ डिस्कस करूंगा कैसे हमें फाउंडेशन में अपने आप को सक्सेस करके लेके चलना है। राइट, वहां से हमारी मुलाकात होगी। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज मैंने शुरू कर दी है, प्रहार ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। कितने लोग यूज कर रहे हैं ऐप, और उसमें हमने ढेर सारा 60 डे चैलेंज शुरू किया है। 60 दिन का मेंस का चैलेंज, जिनको लिखने की आदत नहीं है वो वहां लिखेंगे और अगले दिन हम उसका आंसर आपको डिटेल फॉर्म में देंगे। और आत्मनिर्भर एनसीईआरटी टेस्ट है, तो आज ही जरूर ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस लेकर आए, उस पर हम बहुत ढेर सारा पढ़ने का कंटेंट लेकर आ रहे हैं और 60 डे चैलेंज लेकर आ रहे हैं, 60 दिन का आंसर राइटिंग चैलेंज। राइट, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करूंगा कि अब हमारी मुलाकात होगी एनसीईआरटी में। एडवांस एनसीईआरटी 2 मार्च से शुरू हो रहा है, इसके साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस अभी 3,999 है। और अगर आप फाउंडेशन के साथ इसको जुड़ते हैं तो फाउंडेशन में ये फीस मात्र 999 हो जाएगी उन सभी स्टूडेंट के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो दिया गया नंबर उस पर कॉल कर सकते हैं या फॉर्म शेयर कर सकते हैं। राइट, और अगर इसके बारे में पता करना है कैसे ये क्लास होगी, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे क्लास चलेगी, यूट्यूब पे नहीं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना होगा, 8750711100 या 8750711144 या लास्ट में अगर आप 22 लगाएं या 33 लगाएं, आप कॉल करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। नया कॉन्सेप्टर बैच स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, यानी आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन। उसके लिए घोषणा अभी हो जाएगी। फिलहाल अभी हम मंडे को मिलते हैं। तो आप सभी का दिन बहुत शुभ हो और आप अच्छे से पढ़ाई करें। कुष्मा ने लिखा है, सर आप भी ज्यादा डाइवर्स और लव यू सर, और आपके पढ़ाने का बाद मुझे जीवन की दिशा मिल गई। थैंक यू सो मच और आगे बढ़ते रहिए। न्यू कॉन्सेप्टर बैच अप्रैल से शुरू हो रहा है और उसकी एडमिशन जो है वो होली के बाद शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप लोग फॉर्म जरूर भरते रहें। आपको जो भी है हमारे काउंसलर आपको कॉल कर लेंगे या दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फाउंडेशन बैच में।